आई एम सी एस दीक्षा शाह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक टीचिंग वीडियो है ऑन द टॉपिक जनरल मीटिंग्स। सी एस एग्जीक्यूटिव सिलेबस में जो हमारा कंपनी लॉ सब्जेक्ट है उसमें ये टॉपिक है और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसके लिए इसे हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर करके करेंगे। इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी और ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स की भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसकी वजह से एक जो लेंदी चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब एक साथ अगर मैं आपको 3 घंटे का लेक्चर दे दूँ तो वो सुनते सुनते काफ़ी बोरिंग हो जाता है, राइट। तो इसलिए हम इसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि वो रिटेंशन के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए आसान हो और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर वीडियोस बने। इसके साथ साथ हम मॉड्यूल ही रेफ़र करेंगे ICSI का, बिकॉज आई थिंक मॉड्यूल इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन यूज़ फॉर योर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड ऑफ कोर्स फॉर आंसर राइटिंग थिंग ऑल्सो। मॉड्यूल्स की जो लैंग्वेज होती है वो आपको आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी तैयार करती है, बिल्डअप करती है अंदर से। अगर आप कोई नोट्स रेफ़र करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लाइन के होते हैं, तो आप अगर वो शॉर्ट लाइन ही बार बार पढ़ते जा रहे हो तो आपके दिमाग में वो सेंटेंस फ्रेम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप हमेशा मॉड्यूल रीडिंग और मॉड्यूल में से ही रिवाइज करने का ट्राई कीजिए। एंड ऑफ कोर्स मॉड्यूल के साथ साथ आपको जो अमेंडमेंट्स आते रहते हैं उन पर भी एक ध्यान रखना रहता है, क्योंकि मॉड्यूल्स हमेशा अपडेटेड मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मॉड्यूल्स में आउटडेटेड चीज़ें भी लिखी रहती है, बट मेजरली 95% आपको मॉड्यूल ही यूज़ करना चाहिए किसी भी पेपर के लिए, स्पेशली थ्योरी पेपर्स के लिए। आप मॉड्यूल रेफर जितना करेंगे उतना बेस्ट होगा। करते हैं बात अब हम जनरल मीटिंग्स की। तो जनरल मीटिंग्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिकली आपको काफ़ी लाइफ में यूज़ होने वाला है। दिस इज़ वन ऑफ द कोर एरियाज वेयर CS वर्क, राइट। आप जब भी अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पे जाएंगे या जॉब पे जाएंगे, कंपनी में ज्वाइन होगा एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो जनरल मीटिंग्स कैरी आउट करना ये आपका वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, राइट। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी यूज़फुल भी है प्रैक्टिकल लाइफ के एस्पेक्ट से। तो आप इसको बिल्कुल भी ऐसे मत देखना कि मतलब हम एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इसे बस पढ़ना है, रटना है और निकल जाना है एग्ज़ाम पेपर देकर, ऐसे नहीं। आपको ये चैप्टर एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपको आगे अपनी करियर में भी उतना ही हेल्प करेगा, ठीक है। सो लेट्स विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और हम देखते हैं कि जनरल मीटिंग्स होता क्या है, ठीक है। सो हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर ये सारे जो टॉपिक्स बनाए हैं तो उनका एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब क्या, मतलब आपके कंपनी में जो मीटिंग्स हो रहे हैं उन्हें रूल करने वाले क्या क्या लॉज बने हुए हैं हमारी कंट्री में। तो हमारे जनरल मीटिंग्स सबसे पहले किसके क्या चीज़ हमारे जनरल मीटिंग्स को रूल करती है, तो वो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। हम जितनी भी हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो कंपनीज एक्ट के रूल्स सेक्शंस जो वहाँ पे लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही होती है। अगर उसके अलावा आप कुछ भी ऊट पटांग सी मीटिंग कर देंगे तो उसे वैलिड मीटिंग कंसीडर नहीं करेंगे और ना ही उसके अंदर जो रेजोल्यूशंस, जो डिसीजंस कंपनी ने लिए हैं उसे हम वैलिड कंसीडर करेंगे। तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 96 से लेकर 118 वाला जो सेक्शन है प्लस 121 वाला जो सेक्शन है, ये सब हमें बातें बताते हैं जनरल मीटिंग के बारे में कि जनरल मीटिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। जितने भी आंसर्स हैं आपको इन सेक्शंस के बीच में मिलेगा। सेक्शन नंबर 96 से लेकर 118 तक का रेंज एंड फिर 121 सेक्शन नंबर। तो सेक्शन नंबर 96 से लेकर 118 में काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जिनके सेक्शन नंबर भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपको आंसर लिखने में वो सेक्शंस मतलब आने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द लीस्ट एक्सपेक्टेड। ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी ये वाले सेक्शंस याद होने ही चाहिए। मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बताते जाऊँगी कि कौन से आपको एकदम मतलब दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स 2014। तो रूल्स जो हमारे मिनिस्ट्री ने बनाए हैं वो रूल्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में कई बार आपने ऐसी लाइंस देखी होगी, पढ़ी होगी या पढ़ेंगे कि एज प्रिस्क्राइब्ड, एज नोटिफाइड, मतलब ये जो लाइंस आते हैं तो वो कहाँ पे प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। वो जो रूल बना एक्ट में लिख दिया गया है तो उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ होगा कि सपोज आपको किसी ने बोला कि ये लिमिट के ऊपर दिस एज पर प्रेस्क्राइब लिमिट के ऊपर आप कैपिटल रेज नहीं कर सकते, तो
आप वो कहाँ मिलेगा, वो रूल्स के अंदर मिलेगा। वो रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि ये एक लिमिट है, आप इसके ऊपर ये काम नहीं कर सकते, इस काम के ऊपर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो रूल्स के अंदर होते हैं। और सेक्शन एक ब्रॉड आउटलाइन दे देता है कंपनीज एक्ट कि ऐसा ऐसा है। अब उसके अंदर जब डिटेल में आपको पढ़ाई करनी होती है तो आपको रूल्स भी रेफर करने पड़ते हैं। इसलिए कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 ये भी हमारे जनरल मीटिंग्स को गवर्न करता है। और थर्ड है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स SS2। SS1 होता है बोर्ड मीटिंग्स के लिए और SS2 होता है जनरल मीटिंग्स के लिए। तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हम क्यों फॉलो करने होते हैं, बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। जितने भी अब पूरे इतने सारे कंपनीज है, सब में जनरल मीटिंग्स होते हैं, तो सब में अलग अलग टाइप का कोई कुछ भी करके चले जाएगा तो उसे जनरल मीटिंग बोल देंगे क्या? नहीं, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए। ये चीज़ें एनुअल जनरल मीटिंग में होगी तो ही इसे हम एनुअल जनरल मीटिंग कंसिडर करेंगे। ये जो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए SS2 लाया गया है ताकि सारी कंपनीज एक जैसे फॉर्मेट में अपने एनुअल जनरल मीटिंग्स कंडक्ट करें। तो SS2 भी मैंडेटरीली जनरल मीटिंग्स के ऊपर लगता है। और सेबी लोडर रेगुलेशंस सेबी लोडर रेगुलेशंस किन कंपनीज के लिए होगा? तो ऑफ कोर्स वो लिस्टेड कंपनीज के लिए ही होगा। लिस्टेड कंपनीज जो है हमारी सिक्योरिटीज़ बोर्ड उसको रूल करती है, तो उन लोगों को कंपनीज एक्ट के साथ साथ जो सेबी के भी जितने रेगुलेशंस और एक्ट है वो सब फॉलो करना पड़ता है टू मतलब अपने आप को कंप्लायंस चेक में रखने के लिए। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी चीज़ें हैं। जैसे अभी एक मीटिंग क्या होती है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि अ मीटिंग में बी जनरली डिफाइंड एज अ गैदरिंग और असेंबली ऑफ और गेटिंग टुगेदर ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर एनी लॉफुल बिजनेस। अब अगर सपोज आप कंपनी में काम करते हैं, आप कंपनी के मेंबर्स हैं, ठीक है, और आप मेंबर्स मिल के ऐसी बातें कर रहे हैं कि यार वो CEO है ना, उसकी लड़की को किडनैप कर लेंगे, या फिर वो जो हमारा फाइनेंस डायरेक्टर है उसका मर्डर कर देंगे, उसके पास बहुत पैसा, उसके पैसे हड़प लेंगे। तो ऐसी जो प्लानिंग है जो इलीगल चीज़ें बताती है, जो अनलॉफुल चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो, तो क्या उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ मीटिंग इन कंपनीज एक्ट? डेफिनेटली नॉट। कोई भी लॉफुल बिजनेस जो कंपनी कर सकती है, अब लॉफुल बिजनेस में वही सारी चीज़ें आएगी जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखी हुई है, उतनी ही चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो कि हमें ये चीज़ें कंपनी के लिए करनी है, इसमें एक्सपांशन करना है बिजनेस में, इसमें ऐसा डाइवर्सिफिकेशन करना है जो लॉफुल है अकॉर्डिंग टू लॉ, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। उसी को हम एक मीटिंग कंसीडर करेंगे। ऐसे ही आप कहीं भी जमा हो गए किसी अड्डे पे और किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, किसी का कुछ बुरा प्लानिंग कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उसे हम मीटिंग कंसीडर नहीं करेंगे। फिर दूसरी चीज़ ये कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग। तो डेफिनेटली यार कोई मतलब तुम अगर अपने से कैसे मीटिंग कर सकते हो? अकेले बात कर लो कि हाँ ऐसा हो जाएगा तो वैसा, नहीं तो वैसा हो जाएगा तो वैसा, तो तुमको पागल समझेंगे ना लोग। गवर्नमेंट भी ये समझती है कि कोई भी मीटिंग 2 जन के अलावा हो ही नहीं सकती। तो एक मीटिंग को वैलिड होने के लिए 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। अकेले इंसान मीटिंग नहीं कर सकता। और अगर आप बोलेंगे कि मैम हम तो अकेले कर सकते हैं, तो आप पागल हैं, ठीक है। Therefore, one shareholder usually does not consider meeting even if it holds proxies for other shareholders. अगर दूसरे भी शेयर होल्डर के प्रॉक्सीज भी आ जाए पर शेयर होल्डर एक ही बैठा है ना, तो भी वो मीटिंग हम कंसिडर नहीं करेंगे। मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने ही चाहिए इन प्रेजेंट, ठीक है। However, in certain exceptional circumstances, even one person may constitute a meeting. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस मतलब कुछ चीज़ें हैं, कोई पॉइंट है ऐसा जहाँ पे एक इंसान भी एनुअल जनरल मीटिंग कंसिडर कर सकता है खुद से। अब आप बोलेंगे कि खुद से कैसे मीटिंग करेंगे? तो ये चीज़ें होती है, ये सर्कमस्टांसेस तब होते हैं जब ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर देता है कि आपको मीटिंग करनी पड़ेगी। ऐसे केसेस में एक जन मीटिंग करता है। ये जो केसेस है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे, पर आप ये ध्यान रखिए कि
जनरली नहीं होती है, पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जब कोर्ट ऑर्डर करेगा तब आपको एक जन को भी मीटिंग आप कर सकते हो, उसे वैलिड माना जाएगा. नाउ अ कंपनी इज कंपोज ऑफ मेंबर्स विच एंड ऑल्सो हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स. तो एक कंपनी जो होती है वो किससे बनी होती है? ऑफकोर्स उसके मेंबर से ही बनी होती है. कंपनी आपने कब, मतलब ये कंपनी है, ऐसा कुछ तुमने जीता जागता इंसान देखा है क्या? नहीं. इट इज़ एन आर्टिफिशियल थिंग. उसके अंदर कौन कौन होते हैं? तो जो मेंबर शेयर होल्डर जिन्होंने मिल के कंपनी बनाई होती है वो कंपनी के अंदर होते हैं. बट स्टिल कंपनी की एक डिफरेंट आइडेंटिटी भी है जो उनके मेंबर्स से अलग होती है. मेंबर्स अलग और कंपनी अलग, पर मेंबर्स कंपनी के अंदर होते हैं. ठीक है. तो जो बट डेफिनेटली एक आर्टिफिशियल पर्सन है अपनी कंपनी, तो वो खुद पे अभी कभी खुद से काम कर सकती है क्या? उसका खुद का दिमाग है, खुद का सोच है, खुद का बोलना करना वो कर सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं. उसे लोग लगेंगे जो उसके लिए बोले, जो उसके बिहाफ पे डिसीजंस ले. तो जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कंपनी की, वो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है. सो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन. खुद से कंपनी कोई काम नहीं कर सकती. उसके जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो रिजोल्यूशंस पास्ड एट वैलिड मीटिंग्स, वैलिडली हेल्ड मीटिंग्स. सही से जो मीटिंग हेल्ड हुई है उसके अंदर जो रिजोल्यूशंस पास होते हैं वही कंपनी के डिसीजंस को कंसिडर करते हैं. ठीक है. द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ मीटिंग इज टू इंश्योर दैट द कंपनी गिव्स रीजनेबल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एंड टू टेक डिसीजंस. मीटिंग्स का प्राइमरी मतलब सबसे पहला पर्पस है ही क्या, कि हम मीटिंग क्यों कंसिडर करें, मतलब क्यों हम मीटिंग लें. तो यही चीज़ है कि जितने भी लोग एंटाइटल, जितने शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, अपना टाइम पैसा सब दिया है इस कंपनी को, उन्हें एक फेयर एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना ओपिनियन रखने के लिए दूसरों के सामने कि कंपनी ऐसे चलेगी या कंपनी में हमें ये चीज़ करनी चाहिए. इसलिए हम मीटिंग्स करते हैं. ठीक है ना. दूसरी चीज़ है कि एक्ट स्पेसिफाई करता है कि कब मीटिंग्स होनी चाहिए. स्पेसिफाइड इंटरवल्स एक्ट में लिखे हुए होते हैं कि हमें ये टाइम पर मीटिंग करनी होगी. ठीक है. एंड ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, मैंने पढ़ी है पहले से, आपका टाइम बच जाए इसलिए मैं आपको वापस रिपीट नहीं पढ़ाऊँगी. नाउ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग्स. वैसे ये वाला भी इधर एक ऊपर की चीज़ दी हुई है. इन डेप्थ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स चैप्टर के एंड में है, वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ेंगे. बट स्टिल मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ कि ये जो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है वो मैंडेटरीली हर कंपनी पे एप्लीकेबल होता है. मतलब हर कंपनी को ये वाला जो एसएस है वो अपने जनरल मीटिंग्स कैरी आउट करते टाइम ध्यान में रखना पड़ता है. और एक्सेप्ट फॉर दिस वन पर्सन कंपनी और अदर क्लासेस ऑफ कंपनी एज गवर्नमेंट में नोटिफाई एंड ऑल्सो फॉर लाइक सेक्शन 8 कंपनीज. सेक्शन 8 कंपनीज में कुछ मतलब कंडीशंस होते हैं, अगर उन्होंने वो फुलफिल नहीं करे तो सेक्शन 8 पे ये लग जाएगा, नहीं तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है कि अगर कंडीशंस फुलफिल कर रही है सेक्शन 8 कंपनी तो उन पे एसएस फॉलो करना या SS2 फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होता है. ठीक है. इसमें इतना बाकी कुछ है नहीं. फिर हम आते हैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. तो इसमें आपको बताया कि किस किस तरह की जो है मीटिंग्स होती है एक कॉर्पोरेट में, एक कंपनी में. तो सबसे पहले आती है बोर्ड मीटिंग्स. ठीक है. तो बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर में सीखेंगे वो कैसे होती है, बाय मीटिंग या फिर बाय सर्कुलेशन. वो जो डिसीजन लेते हैं सर्कुलेशन में, वो एक पेज पे अपना रिजोल्यूशन लिख के भेजते हैं और सबको येस नो में अपना आंसर टिक करके देना होता है. ये बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर में हम देखेंगे. अभी हमारा मेन कंसर्न है मेंबर्स मीटिंग. डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग भी होती है और क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है, जो बाद में आपको देखेंगे. बट अभी दिस इज़ आवर फोकस पॉइंट. मेंबर्स मीटिंग में कैसे होता है कि क्लास मीटिंग्स भी होती है और जनरल मीटिंग्स भी होती है. अब जनरल मीटिंग्स 2 टाइप की होती है. वन इज़ AGM एंड वन इज़ EGM. ठीक है. फिर वन इज़ AGM एंड वन इज़ EGM. और उसमें
आप लोग कैसे कैसे वोट कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट के थ्रू, रिमोट ई वोटिंग के थ्रू, और रिजोल्यूशंस इन मीटिंग, और मतलब ये जो पर्सनली लोग प्रेजेंट होकर मीटिंग में जाते हैं उधर, और उधर आप डिमांड कर सकते हैं पोल, या फिर शो ऑफ हैंड से आप अपना वोट दे सकते हैं। अब डिमांड बाय पोल और शो ऑफ हैंड्स में एक ही मेजर डिफरेंस होता है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है मैटर करती है, और यहाँ पे नहीं करती है। ये सब चीज़ें भी हम इन डिटेल इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। दिस वॉज अ बेसिक फ्लो चार्ट, ठीक है। अब आते हैं हम मेंबर्स मीटिंग वाले जो टॉपिक दिया हुआ है इसके अंदर, उसमें तो कन्वेनिंग वन सच एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब एक एनुअल जनरल मीटिंग आपकी हर साल होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। वन मीटिंग, वन AGM इज मैंडेटरी, ठीक है, ये ठीक से लिखा नहीं गया। वन AGM इज मैंडेटरी, कंपलसरी, एवरी ईयर आपको एक AGM लेनी है, और उससे ज़्यादा अगर आपको जनरल मीटिंग्स लेनी है, ज़्यादा उसकी जनरल मीटिंग्स लेनी है, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, EGM। अरे यार, नॉट गुड विद सच काइंड ऑफ टेक्निकल थिंग्स इतना, बट ओके, सो उसे हम EGM बोलेंगे। तो EGM कैरी आउट करना, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट डिसीजन कि हमें अभी ज़रूरत है नहीं है ऐसा, या फिर कुछ परसेंटेज होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कितना परसेंटेज होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स, अपनी एक पावर होती है उनके पास में कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग हो, वो ऐसा रिक्विजिशन कर सकते हैं। वो अपने आप से बोल सकते हैं उन लोगों को कि आप एक मीटिंग करवाइए हमारी शेयर होल्डर्स की। तो ये दो तरीके से आप EGM होल्ड कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है विच इज़ बाय ट्राइब्यूनल, वो भी किस केस में होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। यार पेन इतना अच्छा नहीं चल रहा, बट लेट्स सी। ओके, सो एक क्या बोलते हैं, so the meeting to be held annually for seeking approval of certain ordinary business is called annual general meeting, and a meeting to be held to transact any business other than ordinary business is called extraordinary general meeting। मतलब एक जो मीटिंग जो आपको हर साल करनी होती है, कंपलसरी होती है, उसमें जितने भी जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, ये सब के डेफिनेशंस हम एक चैप्टर में कवर करने वाले आगे। अभी सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो जितने भी ऑर्डिनरी बिजनेस हम एक मीटिंग में कवर करते हैं, वो वाली मीटिंग को हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। और इसके अलावा जितने भी बिजनेस हम कोई अगर मीटिंग अलग से रख के उसमें करते ट्रांजैक्शन, तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो ऑर्डिनरी नहीं है, वो उसमें सिर्फ स्पेशल बिजनेसेस ट्रांजैक्ट होते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने 3 छोटा सा दिया है कि मेंबर्स मीटिंग कितने प्रकार की होती है। सो वन इज़ एनुअल जनरल, वन इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड वन इज़ क्लास मीटिंग। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ एनुअल जनरल मीटिंग जो है सेक्शन नंबर 96, ये जो सेक्शन है आपको बहुत बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, और आपको ये अपने आंसर्स में कोट भी करना होगा, इसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेक्शन 96 प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी other than one person company is required to hold an annual general meeting every year। लगे तो इसका अपन कलर चेंज कर देते हैं, बट यू नीड टू गेट दिस थिंग फिटेड इन योर माइंड कि एक मीटिंग अदर देन वन पर्सन कंपनी, हर कंपनी को एनुअली हर साल कंपल्सरीली रखनी होती है, ठीक है। नाउ इसमें ऑर्डिनरी बिजनेसेस तो होते ही है, प्लस कुछ स्पेशल बिजनेसेस हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो जनरली इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस ही ट्रांजैक्ट
होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लिखे हैं कि कौन से ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, पर हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, इसे हम आगे से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में सेक्शन वगैरह कोड करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे सीधा क्रॉस लगा सकते हो, आपका बार बार रिपीटिशन जो है चीज़ पढ़ने का वो कम होते जाएगा, ठीक है। Now, SS2 provides that board shall every year convene or authorize to convene meetings of its member called as annual general meeting to transact items of ordinary business. SS2 भी वही बात कहता है कि हर साल बोर्ड को अपना कन्वीन करना पड़ेगा। कन्वीन मतलब बुलाना, जस्ट अ मिनट। कन्वीन मतलब बुलाना, कॉल करना, बुलाना। मेरी हैंडराइटिंग इसमें गलत, मतलब पेन की वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है, बट आप लिख लीजिए कॉल करना, ठीक है। और ऑथराइज टू कन्वीन मतलब किसी को अथॉरिटी दे देना कि वो बुलाए, वो हमारी तरफ से बुलाए, कॉल करे मीटिंग, और उसमें हम लोग डिसीजंस लें, ठीक है। फिर अभी उसके बाद में होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, यहाँ पे इतना कुछ खास पढ़ने जैसा है नहीं, मैंने सब पढ़ा है पहले से। आप लोगों का टाइम बचे इसलिए मैं हर एक चीज़ लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग कि हम कैसे होल्ड करते हैं, कब होल्ड करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे केस स्टडीज़ आते ही है, ऐसा लिख लो CS, इस पे केस स्टडीज़ आते हैं, ठीक है। CS मतलब हर जगह कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता, केस स्टडीज़ भी होता है, तो आप ऐसा लिख लीजिए कि केस स्टडीज़। नाउ एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब पता है ना, जन टू दिसंबर। एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो जन टू दिसंबर में एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी ही चाहिए हर साल मैंडेटरीली। नाउ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बताओ। मार्च टू अप्रैल जो चलता है अपना वो। अरे यार ये पेन बहुत गंदा सा चल रहा है, बट मार्च टू अप्रैल का ए लिख देते हैं, ठीक है। मार्च टू, आप लोग लिख लो, अगर किसी को नहीं पता है फाइनेंशियल ईयर कौन है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, फिर लिख लो फिर भी। सो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि उसके क्लोजिंग कब होगा फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं। क्लोज कब होगा फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को, राइट। तब से लेकर 9 months कितना हुआ, मतलब कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड 31 दिसंबर तक अगर आपकी कंपनी की पहली एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, आपकी कंपनी लास्ट ईयर इनकॉर्पोरेट हुई है, 31 मार्च को उसका फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट वाला एंड हुआ है, तो 31 दिसंबर तक आप उसकी एनुअल जनरल मीटिंग ले सकते हैं। दिस इज अलाउड। नाउ सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है उसके बाद में जो सेकेंड वाली होगी, थर्ड वाली होगी, फोर्थ वाली होगी, ये जितने भी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग्स होगी, दैट शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे जब 31 दिसंबर तक आप फर्स्ट मीटिंग का ले सकते थे, तो अब ये बात आ गई अपनी 30th सितंबर तक। मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है नहीं जितना इस पेन ने बना दी है,
और 100% कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, तो मेरे वर्ड्स पे जाए, इस पे ना जाए। मैं लिखना चाह रही हूँ यहाँ पर 30 सितंबर, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, आपके सेकेंड फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तो उसकी मीटिंग 30 सितंबर और बिफोर 30 सितंबर के पहले हो जानी चाहिए एज पर लॉ। उसके बाद में हो सकती है, कैसे हो सकती है वो आगे पढ़ेंगे, पर उसमें पेनल्टीज लगती है, ठीक है। तो 30 सितंबर के पहले आपकी दूसरे साल से जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होगी वो हो जानी चाहिए 6 मंथ्स, within 6 months from the closure of financial year. Now, the gap between two annual general meetings shall not exceed 15 months. कलर चेंज करो पेंसिल का, क्योंकि इसे हाईलाइट करना है हमें। एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड 15 months, मतलब 2 AGM के बीच 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझा? 15 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अपन इसे समझते हैं कि ठीक है, एक कंपनी है जिसकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी समझ लो मई 24 में, ठीक है। तो अब उसकी जो सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग है वो ऑन और बिफोर कब होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग है तो हमारे पास में टाइम होता है कि हम 30 सितंबर तक इसे ले लें, ठीक है। अब 30 सितंबर तक ले लें तो सही होगा क्या। लेट्स काउंट, मई टू मई 12 महीने हो गए, फिर जून जुलाई अगस्त 13 14 15, जून जुलाई अगस्त 13 14 15 मंथ ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या अब इसकी सेकेंड वाली जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो हम 25 सितंबर के दिन कर सकते हैं क्या। सोचो, एक आपको जो सेकेंड वाली जो होती है एनुअल जनरल मीटिंग वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ्स के अंदर करनी होती है। तो 6 मंथ्स कब खत्म होते हैं, 30 सितंबर को, राइट। 30 सितंबर को होते हैं। और फिर अगर आपकी पहली जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग थी वो आपने अप्रैल या मई के महीने में कर ली थी, तो अब हमारी सेकेंड जो फोर्थ क्लॉज है वो कहती है कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का गैप 15 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो 15 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या वो वैलिड हो जाएगा अगर हम हमारी एनुअल जनरल मीटिंग जो सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग है वो सितंबर में रखेंगे। तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये जो फोर्थ वाली जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको जो 15 मंथ्स के पहले करनी है, मतलब आपको अगस्त के महीने में ही आपकी सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग करना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि आप 15 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते गैप दोनों एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, ठीक है। आई होप इतना सब क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज बहुत अच्छे से समझा हमने कि एक जनरल मीटिंग हर कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए। पहली एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च के बाद 9 महीने में हो जानी चाहिए, विच इज़ 31 दिसंबर तक। सेकेंड एनुअल जनरल मीटिंग 6 महीने में होनी चाहिए, विच इज़ बिफोर 30 सितंबर। और गैप 2 मीटिंग्स के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नाउ एडिशनल कंप्लायंस फॉर लिस्टेड कंपनी, अगर आपकी कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, आई होप आपको लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज के बीच का गैप समझ में आता होगा। लिस्टेड कंपनीज मतलब क्या है, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट कर, उसके शेयर्स वहाँ पे लिस्ट है, आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ अ लिस्टेड कंपनी। और अनलिस्टेड मतलब क्या, जो लिस्टेड नहीं है, राइट। तो एडिशनली फॉर लिस्टेड एंटिटीज रेगुलेशन 44 in clause 5 sub regulation 5 of SEBI order
regulations 2015 provides that top 100 listed entities by market capitalization, मार्केट में जो उनका कैपिटलाइजेशन रेट चल रहा है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको बाद में सीखने मिलेगा, बाद में पढ़ने मिलेगा। अभी बस फॉर लाइक डेफिनेशन आप याद कर लो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका जितना होता है, उनका मार्केट में जो भाव होता है उस पर डिटरमाइन करता है कि जो टॉप 100 कंपनीज है वो 31 मार्च के बाद में 5 महीनों के अंदर ही अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 5 महीनों के अंदर, यहाँ पे जो 6 महीने थे फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, अब वो यहाँ पे 5 मंथ्स हो चुके हैं। 5 मंथ्स के अंदर लिस्टेड कंपनी, आप लिखो इधर 5 मंथ्स लिस्टेड के लिए, 5 मंथ्स लिस्टेड कंपनी के लिए, ठीक है। मेरा से अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है पर आप यहीं के यही लिख लो ताकि आपको याद रहना चाहिए, ओके। और उसके बाद में जो 100 लिस्टेड एंटिटीज़ होगी, टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज़ होगी, वो 1 वे लाइव वेबकास्ट करेंगी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग का। मतलब जैसे टीवी पे आता है ना ये 1 वे लाइव वेबकास्ट इन एनुअल जनरल मीटिंग। 1 वे मतलब क्या कि वो एक साइड से अपना सबको दिखाते रहेंगे बट दूसरा कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो अपनी पूरी एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे टीवी पे कोई शो आता रहता है तो वो अपना ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं और अपन उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, राइट। अगर हम इंटरफेरेंस कर पाते तो वो 2 वे ब्रॉडकास्ट हो जाता, 2 वे कोई कम्युनिकेशन हो जाती। पर उनको 1 वे लाइव वेबकास्ट, जब उनकी एनुअल जनरल मीटिंग चल रही होती है तो उनको उसी टाइम वो ब्रॉडकास्ट करना होता है। ये अगर आपको देखनी है कि एनुअल जनरल मीटिंग किसकी ब्रॉडकास्ट होती है, आप रिलायंस कंपनी का देख सकते हैं। अंबानी जी उसमें बोलते हैं जो भी चीज़ें होती है एज ए चेयरमैन। आप रिलायंस की कंपनी 1 वे लाइव वेबकास्ट में देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप ज़रूर देखना। द टॉप 100 एंटिटीज शैल बी बेसिस ऑफ ऑन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस दिन का हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, बीच का नहीं। मतलब देखो, आप एनुअल जनरल मीटिंग तो सितंबर तक कभी भी ले सकते हो, राइट। और लिस्टेड कंपनी में आप अगस्त तक कभी भी ले सकते हो। तो क्या आप अगर आपका मार्केटलाइजेशन रेट गिर जाता है आफ्टर मार्च, आप टॉप 100 मतलब इन मार्च आप टॉप 100 में आ रहे थे लास्ट डेट तक, और मार्च के बाद आपका गिर जाता है और आप 100 से 150 पे पहुंच गए, नीचे आ गए, तो क्या आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की? तो ऐसा नहीं है। जो फाइनेंशियल ईयर एंड पे आपकी पोजीशन थी अगर टॉप 100 में, तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग तक के पीरियड में अगर आपका पोजीशन डाउन भी हो जाता है, डज नॉट अफेक्ट, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगी। फिर ये बहुत ज़रूरी है, एग्जम्पशन टू ओपीसी सेक्शन 96, 1 person company is not required to hold AGM। क्यों? क्या लॉजिक है? 1 person कंपनी होता क्या है? 1 person कंपनी वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है। और हमने ऊपर ही देखा कि एक मीटिंग को कंस्टिट्यूट करने में 2 मेंबर्स होना ज़रूरी है। अब 1 person कंपनी में जब एक ही इंसान मेंबर है तो वो कैसे करेगा खुद के साथ मीटिंग? खुद ही बड़बड़ करने लगेगा क्या अपने आप से? नहीं, इसलिए ओपीसी को एग्जेम्पशन है कि आप मत करो एनुअल जनरल मीटिंग, करो ही मत, क्योंकि आप अकेले हो। अकेले बात करोगे तो एक दिन पागल हो जाओगे कंपनी चलाते चलाते, ठीक है। ये जो इलस्ट्रेशंस है ये वाले, इसमें से कुछ रॉन्ग है, तो मैं इसका मतलब ये आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें लिखा क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमें कैसे काउंट करेंगे किसी भी कंपनी का। तो सपोज एक कंपनी है जो 10 अगस्त
2024 में बनी है, ठीक है। तो इसका पहला, यार ये क्या हो रहा है बार बार, माउस से करके देखते हैं। एक कंपनी है जो सपोज 24 अगस्त 2024 में बनी है। तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? FY, फर्स्ट FY, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या होगा? इसका फर्स्ट FY होगा 24 और 25, ये इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। इसकी AGM, इसकी फर्स्ट AGM कब होगी? एक्चुअली यहाँ पे बहुत उबड़ खाबड़ हो रहा है, तो हम इसे वर्ड में देख के, वर्ड में आपको लिख के बताती हूँ, तो आपको जल्दी जल्दी समझ आएगा, ठीक है। सो रुको, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको लिख कर, नीचे नहीं लेते, ठीक है। सो अगर कोई कंपनी बनी है 24 अगस्त 2024 को, इसका साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं बिकॉज आपको देखने में थोड़ा सा इजी पड़े। तो इसका जो है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट FY होगा 24-25 में, ठीक है। इसकी फर्स्ट AGM कौन सी डेट तक आप ले सकते हैं? सो इट्स 9 months फ्रॉम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड, ठीक है। तो कौन सी डेट आ गई फिर? ये हो गया 31 दिसंबर तक आप इसकी फर्स्ट AGM ले सकते हैं, 9 मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी इस दिन को इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका फर्स्ट FY कौन सा होगा? 24-25, और उसकी फर्स्ट AGM कब होगी? तो 9 मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड तो हुआ, तो फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025 को। तो आप 31 दिसंबर 2025 तक इसकी पहली AGM कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो है सेकेंड आपका, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी बनी है 10 दिसंबर 2024, इसका फर्स्ट FY कौन सा होगा? तो इट्स अगेन 24-25, ठीक है। इसकी फिर फर्स्ट AGM कब होगी? तो अगेन 31 दिसंबर 2025 तक आप इसकी AGM कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? आप बोलेंगे कि मैम 3-4 महीने तो बचे, तो फिर इसको फाइनेंशियल ईयर क्यों कंसीडर करें? आपको करनी पड़ेगी। इसका लॉजिक अभी और एक दो एग्जाम्पल के बाद में समझेगा। थर्ड, सपोज अगर आपकी बनी है 15 फरवरी 2024 को कोई कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करी है, तो इसका फर्स्ट FY क्या होगा? सोचो और बताओ। 15 फरवरी से 31 मार्च बहुत छोटा नहीं हो जाएगा? अब बोलेंगे छोटा तो फोर्थ वाले में भी था, सेकंड वाले में भी था, 4 महीने का गैप है उधर, राइट। तो नहीं, ये जो कंपनी होगी, जो हमारी थर्ड कंपनी होगी 15 फरवरी वाली, इसका फर्स्ट FY होगा 25-26 और इसकी फर्स्ट AGM आप कर सकते हैं 31 दिसंबर 2026 तक। क्यों? क्योंकि
हमें आप अब ये ध्यान रख लो, आप आपको ये लॉजिक ये करना है कि अगर मतलब जिस भी कैलेंडर ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, सपोज कैलेंडर ईयर 2024 में इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया 31 मार्च के पहले। आप इसमें भी डिफरेंस है अभी सी, ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इधर ना 2025 लिख रहा था मुझे। 15 फरवरी 2025 को अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसका फर्स्ट एफआई होगा 25-26, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। और उसकी फर्स्ट एजीएम आप 31 दिसंबर 26 तक कर सकते हो। ओके, नाउ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 31 मार्च के पहले अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है इस कैलेंडर ईयर में, तो उसका एफवाई होगा अगला वाला साल, मतलब 25-26 वाला। आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम में इतना इजी नहीं होता है समझना। मुझे भी 4 बार लगे थे ये चीज़ समझने के लिए। देखो, आप इतना ध्यान रखो कि जैसे अगर अभी 24 अगस्त 2024 को कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया FY 24 और 25। ठीक है, जिस ईयर में हम इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, अभी जैसे ये 25 में हुई, तो इसका फर्स्ट FY क्या हो गया 25-26। ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट सेम होगा। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो ये रटने की ट्राई करो कि अगर दिसंबर में भी आपकी कंपनी बन रही है तो उसका एफवाई हो जाएगा 24-25, और अगर आपकी कंपनी जनवरी, फरवरी, मार्च 25 में इनकॉर्पोरेट हुई है 31 मार्च 2025 के पहले, तो उसका एफवाई हो जाएगा 25-26। अगले फाइनेंशियल ईयर में वो चली जाएगी। जो अगला नया फाइनेंशियल ईयर आएगा आप उसमें उसको कंसिडर करेंगे, वो उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, और उसके बाद उसकी एजीएम होगी। उसकी एजीएम अगले साल 26 में होगी, फर्स्ट एजीएम। समझ में आ रहा है थोड़ा? ये जो एग्जाम्पल्स है आप उसको पढ़ो, इलस्ट्रेशन को भी पढ़ो वैसे तो, पर उसमें रॉन्ग है इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको अलग से लिख के बताई मैंने। ठीक है, एक बार लास्ट टाइम अच्छे से समझो। 24 अगस्त 2024 मतलब कैलेंडर ईयर 24 में अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 31 मार्च के बाद में, कैलेंडर ईयर में आपके 24 अगस्त 2024 को अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो उसका एफआई होगा 24-25। अगर आपकी कंपनी 15 फरवरी 2025 में इनकॉर्पोरेट हुई तो आपका फर्स्ट एफआई होगा 2025-26। आप ये इतना ध्यान रख लो कि जो कैलेंडर ईयर में इनकॉर्पोरेट हो रही है ना, वो कैलेंडर ईयर प्लस उसका आगे वाला ईयर जो आएगा वो वैसे आपको फाइनेंशियल ईयर बनाना है आपका। 25 में इनकॉर्पोरेट हो रही है तो 25-26, 24 में हो रही है तो 24-25। समझ आया? क्योंकि इतने छोटे पीरियड में हर अपनी गवर्नमेंट भी समझती है कि कुछ नहीं होता है कंपनी के अंदर, 1-1.5 महीने में क्या ही हो जाएगा, इसलिए वो उनको अगला साल देती है कि आप अगले साल को अपना फर्स्ट एफवाई कंसीडर करिए। ठीक है, अब हाँ, और जैसे ये दिसंबर, तो ये 31 दिसंबर को भी बनी होती है अगर, तो इनके पास में भी 3 ही महीने होते कुछ करने के लिए, पर फिर भी इनका एफवाई था 24-25 ही कंसिडर करेगा, क्योंकि ये 24 कैलेंडर ईयर 2024 में बन चुकी है कंपनी, इसलिए इसका फर्स्ट एफआई 24-25 ही कंसिडर किया जाएगा। और फर्स्ट एजीएम भी इनको 31 दिसंबर 25 के पहले अपनी करनी पड़ेगी कंपल्सरीली कंप्लीट। ठीक है, समझा? आई होप समझा होगा। नहीं समझा होगा तो हम इसे वापस से रिवीजन वीडियो में कवर करेंगे, बट आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, आपको लिख के भी बताया हर चीज़, तो एक बार आप नहीं तो रिवाइंड करके देखिए, समझने का ट्राई करिए। ये कंसेप्ट आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तभी आपके दिमाग में जाएगा कि क्यों, कब। और इसके रिगार्डिंग केस स्टडीज़ आते हैं, मतलब पूछते हैं कि दिस कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डेट,
उसने अपना फाइनेंशियल ईयर ये समझ के इस दिन तक अपनी एजीएम करी, तो क्या है राइट है या रॉन्ग है? आपको बताना होता है कि एज पर दिस ये ऐसा होना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था, और फिर वो राइट है या रॉन्ग है आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। इसमें अभी और कुछ डाउट आई गेस आया होगा तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसमें से एक या दो इलिस्ट्रेशन अपन करते हैं, ठीक है। वैसे रॉन्ग थे मैंने पढ़ा था तो, बट स्टिल अगर जो राइट होगा उसे तो पढ़ ले। Macy's XYZ Limited company was incorporated on 10th of December 2018. Financial year of that company would end on 31st March 2019. दिसंबर 2018 में बनी है तो उसका फर्स्ट FY क्या हो गया? 19 टू 31 मार्च 19 को उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। और उसकी फर्स्ट एजीएम होगी 31 दिसंबर 2019 तक, 9 मंथ्स फ्रॉम 31 मार्च 2019, ठीक है। इफ अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 10th अप्रैल 2018, जस्ट मार्च खत्म होने के बाद में, इट्स फाइनेंशियल ईयर वुड एंड ऑन 31 मार्च 2019 ओनली। जल्दी हो चाहे बाद में हो, आपका कैलेंडर, आप जिस कैलेंडर ईयर में हुए हैं इनकॉर्पोरेट, वो वाले कि नेक्स्ट वाला जो फॉलोइंग ईयर होगा, वही जिस साल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसका जो फॉलोइंग ईयर आएगा उसका 31 मार्च ही आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट होगी, डेट बोल रही हूँ, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट होगी, ठीक है। जिस भी साल में आप इनकॉर्पोरेट हुए उसका फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट है, और उसके 9 मंथ्स में आपको अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट आई कैन टेल यू, ठीक है। उसके बाद के तो दोनों गलत है, वो मैंने देखे थे। नाउ एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड फॉर ऑफ एजीएम, जो हमारी ये ऊपर की डेट्स दी हुई है, साल में एक बार होनी चाहिए, 9 महीने में, 6 महीने में, दोनों के बीच में 15 दिन से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो क्या इनमें हमें एक्सटेंशन मिल सकता है कि हम गवर्नमेंट से, सरकार से भीख मांगे कि प्लीज़ हमें थोड़ा और टाइम दे दो, हमारा कुछ हुआ नहीं है, हमारे ये प्रिपेयर नहीं है, हमारा वो प्रिपेयर नहीं है, हमारे डायरेक्टर बाहर है, कुछ भी रीज़न, क्या आपको वैलिडिटी एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? तो हाँ, एक्सटेंशन मिल सकता है, पर एक्सटेंशन कितना मिलेगा आपको? सिर्फ 3 मंथ, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ से, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ से। आपके 6 महीने के बाद में सिर्फ 3 महीने एक्स्ट्रा का आप ले सकते हैं एक्सटेंशन, वो भी गवर्नमेंट अगर लगता है कि हाँ आपके पास में वैलिड रीज़न है एक्सटेंशन मांगने का तो आपको देगी। अब ज़बरदस्ती आपका हक नहीं है कि आप उनसे एक्सटेंशन छीन कर लो। अगर सरकार को लगता है कि हाँ आपने सच में किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से आपकी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कंडक्ट कर पाए थे, तो वो आपको एक्सटेंशन दे सकती है फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। 3 मंथ से ज़्यादा का एक्सटेंशन किसी कंपनी को नहीं मिल सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार फॉर होल्डिंग द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, स्ट्राइक हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपकी फर्स्ट एजीएम है तो वो आपको 9 मंथ्स में ही करनी है, उससे ज़्यादा एक दिन नहीं मिलेगा। 9 मंथ से ज़्यादा एक दिन भी नहीं मिलेगा। ये जो 3 मंथ्स का है वो सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम के लिए है, फर्स्ट एजीएम के लिए नहीं है। सो जस्ट छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2018 में, सितंबर 2018 में, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ऑफ कोर्स 31 मार्च 2019 को, आपकी एजीएम होने वाली है 31 दिसंबर को, पर 30 दिसंबर को आपके यहाँ पे आग लग गई, सारे रिकॉर्ड्स जल गए और आप कंसीडर नहीं कर, आप मतलब आपके बिल्डिंग ही जल गई पूरी जहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली थी।
क्या आप इसको लेके एक्सटेंशन मांगने जा सकते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा हो गया सरकार, प्लीज़ हमको थोड़ा सा 3 महीने का टाइम दे दो, 3 महीने नहीं 1 महीना तो दे दो, थोड़ा सा तो टाइम दो। तो सरकार बोलेगी जा बेटा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, इस बार तुझे खाली हाथ ही जाना है, बिकॉज ऑलरेडी 9 मंथ्स का टाइम दिया हुआ रहता है, पहले से ही वो एक्सटेंडेड टाइम होता है, तो इसके आगे आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता है। 6 महीने के ऊपर आपको 3 महीने एक्सटेंशन मिल सकता है। लॉजिक ही वही हो कि 9 महीने से ज़्यादा आपको चांस ही नहीं देती गवर्नमेंट कि आप इससे ज़्यादा टाइम लो एनुअल जनरल मीटिंग कंसिडर करने को। क्यों? क्योंकि फिर जो दूसरा क्लॉज होता है 15 महीने का गैप, ये वो सब हिल जाता है एक तरीके से। इसके लिए आपको इतना टाइम दिया रहता है और उतने में ही आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। टेस्ट योर नॉलेज, ये आपको खुद रीड करना है, काफ़ी ईजी है। इसमें बताया द गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। आपको इस पर कमेंट देना है, कमेंट बताना है कि राइट बोल रहा है, रॉन्ग बोल रहा है, सही बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सब चीज़ें। तो आप इसको एक बार खुद पढ़ेंगे, इसमें ऐसा कुछ समझाने लायक मतलब जितना भी था वो मैंने पहले ही समझा दिया, ये सिर्फ आंसरिंग पैटर्न है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कमेंट ऑन दिस, कमेंट ऑन दैट, या फिर केस स्टडी आ जाएगा। तो ये बीच बीच में जो टेस्ट और नॉलेज आते हैं आपको सारे अपने से रीड करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ डेट टाइम प्लेस फॉर होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। आपकी एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होगी, उसकी डे कौन से दिन हो सकती है, टाइम प्लेस कहाँ हो सकती है, देखना है, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज बिटवीन 9 AM to 6 PM on any day that is not a national holiday। आप कोई भी दिन बुला सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग विच इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे। नेशनल हॉलीडे कौन से होते हैं? जिनको नेशनल हॉलीडे नहीं पता उनके लिए है ये, स्पेशली लिख के दिया है, रिपब्लिक डे। ये तो इतनी चीज़ होती है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता होती है कि नेशनल हॉलीडे कौन से होते हैं, ठीक है। रिपब्लिक डे मतलब 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। एंड सच अदर डेज में भी डिक्लेयर्ड एज नेशनल हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि आज हम नेशनल हॉलीडे मनाएंगे, आज सब चीज़ें बंद रहेगी, स्कूल बैंक वगैरह सब चीज़, उस दिन भी आप AGM नहीं कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो AGM होगी तो टाइम होता है उसका 9 से 6 के बीच में होगी, बिजनेस आवर्स के बीच में। आप कभी भी शेयर होल्डर को उठ के नहीं बोल सकते कि सुबह 7 बजे आ जाना इधर, या फिर रात को 12 बजे मुझसे मिलने आ, नहीं। आपका टाइम होगा 9 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम का। कोई भी नेशनल हॉलीडे पे नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उस दिन सब लोग आराम से छुट्टी मना रहे रहते हैं, अपने भारत के प्रति अपनी पेट्रियटिज्म दिखाते हुए रहते हैं, परेड करने जाते हैं, लड्डू खाने जाते हैं इंडिपेंडेंस डे के। इसलिए कहाँ हो सकती है? इट शुड बी इधर हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विच शुड बी लाइक, मतलब यहीं पे होनी चाहिए अगर थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस आप हटाना चाहो तो, बट डेफिनेटली कोई और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि एक एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होनी चाहिए? एक एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए। सबसे पहली बात, रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस वो होता है जो अपनी MOA में लिखा होता है कि ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, यहाँ पे हमारी कंपनी का ऑफिस है, ठीक है। तो वहाँ पे होनी चाहिए, या तो फिर एट सम अदर प्लेसेस विद इन दैट सिटी एंड टाउन। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, और अगर आपको कहीं और भी करनी है तो आपको विद इन दिल्ली ही करनी पड़ेगी AGM। आप मुंबई नहीं जा सकते अपनी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करने के लिए, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन सम अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज, वट एवर वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। Central government is empowered to exempt any company from this provision subject to such other conditions as may be imposed। अगर आपको केस स्टडी में पूछ लिया कि यार गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया, अभी अपनी बाहर भी कर सकता है, सिटी के बाहर अपनी AGM कर सकता है, तो आपको वहाँ पे रॉन्ग नहीं लिखना है, वो राइट है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ये चीज़ कर सकती है, ठीक है।
Now, annual general meeting of an unlisted company may be held at any place in India if consent is given in writing or by electronic mode by all the members in advance. लो यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट बनते हैं और फिर नीचे जाकर ना मतलब सब रायता फैला देते हैं. इतना स्ट्रिक्ट बोला कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होनी चाहिए, विद इन सेम सिटी होनी चाहिए, और नीचे बोल दिया ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी. अनलिस्टेड कंपनी में क्या आ गया, सभी आ जाती है, प्राइवेट कंपनीज आ जाती है, पब्लिक कंपनीज जो कहीं पे लिस्टेड है वो सब आ जाती है. तो अनलिस्टेड कंपनी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया. अब ये इंडिया याद रखना, ऐसा नहीं कि दुबई में कर लो, दुबई में नहीं चलेगा, इंडिया में कहीं भी कर सकते हो. पर कब, जब कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब ईमेल के थ्रू या पोस्ट में या खुद लिख के दिया हो, बाय ऑल दी मेंबर्स. ऑल दी मेंबर्स, एक मेंबर ने बोला नहीं, दो मेंबर ने हाँ बोला नहीं, 3 4 नहीं. अगर 10 मेंबर है तो 10 के 10 ने हाँ बोलना चाहिए कि हाँ चलेगा. मेंबर्स इन एडवांस, पीछे से आप रेटिफिकेशन नहीं कर सकते हो इस चीज़ का कि बाद में हमने कंसेंट ले लिया कि हाँ इधर करा था तो हो गया. इन एडवांस आपको राइटिंग में लेना पड़ेगा उनसे कि हाँ हमें चलेगा. अगर कोई और सिटी में भी हो रहा है और सारे शेयर होल्डर्स ने हाँ बोलना चाहिए, एक ने भी मना कर दिया, एक ने भी मना कर दिया, तो आपको वही सिटी के अंदर करनी पड़ेगी. ठीक है. इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी द एनुअल जनरल मीटिंग शेल बी हेल्ड एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और सम अदर प्लेस within the city town village in which the registered office of the company is situated or any other place with approval of central government. अब गवर्नमेंट कंपनी का क्या है भाई, गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा बोला गया कि सब शेयर होल्डर्स ने हाँ बोलना चाहिए, नहीं. गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कोई भी सिटी में कर सकते हो, अप्रूवल ले लेना सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके बाद में. ठीक है. इनको भी ऐसे ही बोला कि पहले तो रजिस्टर्ड ऑफिस या तो सम अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, या तो फिर उसके बाद में देखो सिचुएटेड एट एनी अदर प्लेस बाय अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. Accordingly, there is no need of central government approval if the government company is holding its AGM within the city, town or village of registered company situated. अब अगर वो कंपनी सेम सिटी में ही कर रही है तो भी क्या वो अपने गवर्नमेंट के पास में परमिशन लेते जाते बैठे कि क्या, कि मतलब हम हमारी सिटी में कर ले AGM, कर ले, सही है, तो ऑफकोर्स नहीं, बार बार थोड़ी जाएंगे. अगर उनको सिटी के बाहर जाना है तो ही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, नहीं तो उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है. Now, in case of Section 8 कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी था, ये Section 8 कंपनी. Now, time, date, place of AGM are decided upon beforehand by the board by having directions if given by such company in the general meeting. ये तो फालतू सी लाइन थी, इसमें क्या लिखा था, beforehand by the board having regard to the directions if any given in this regard by such company in the annual general meeting. मैंने बोला फालतू सी बात और आप मान के आगे भी जा रहे थे, इसमें कुछ लिखा नहीं है क्या? अगर कुछ होती ही नहीं फाइनल मतलब कोई अच्छी बात तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट बना के हाईलाइट करके क्यों देते? क्या समझा इससे आपको कि सेक्शन 8 की जो कंपनी है उसका टाइम, डेट, प्लेस, AGM आर डिसाइडेड बाय बोर्ड बिफोर एंड. उनके इसमें ज़रूरी नहीं है 9 to 6 करो या फिर हॉलीडे पे नहीं करो, ऐसा वो खुद अपना अपना डिसाइड कर सकते हैं. बाय बोर्ड डिसाइड करेगा कि हम कब करेंगे, कितने बजे करेंगे, कौन सी प्लेस पे करेंगे. प्लेस भी इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के उधर ही करना है, कोई भी प्लेस पे कर सकते हैं. बोर्ड जैसे डिसाइड करेगा उस हिसाब से, ठीक है, कोई भी प्लेस पे कर सकते हैं. सेक्शन 8 का ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी का ध्यान रखना, और अनलिस्टेड कंपनी भी कहीं और कर सकती है अगर मेंबर्स लिखित में दे, सब मेंबर्स. ये सब रिवीजन वीडियोस बहुत क्रिस्प होने वाले हैं. अभी जितना अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं उतना नहीं जाएंगे, ठीक है, इसके भी रिवीजन वीडियोस आएंगे. राइट नाउ, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग में क्या बातें होती है, किस टाइप की बातें होती है, क्या बातें होती है, क्या टाइप के बिजनेस हम एनुअल जनरल मीटिंग में कंसिडर करते हैं. तो एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है स्पेशल बिजनेस.
स्पेशल बिजनेस क्या है? रेस्ट ऑफ ऑल द बिजनेस जो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। और ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? तो ये चार चीज़ें हैं सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा कोई भी चीज़ रहे, कोई भी रेजोल्यूशन रहा, वो स्पेशल रेजोल्यूशन है और स्पेशल बिजनेस है। और ये जितनी चीज़ें हैं ये सब है ऑर्डिनरी बिजनेस। अब इसमें इसका एक निमोनिक होता है, दिस इज़ अ वेरी फेमस वन, सभी लोग यही यूज़ करते हैं, ADDA, अड्डा। जहाँ पे सब लोग चाय पीने जाते हैं, शाम को चाय पीने जाते हैं, कुछ और पीने जाते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जाती हूँ अड्डों पर। सो अड्डा, ठीक है। तो अड्डा में अभी कैसे कैसे, अभी ये निमोनिक बना कैसे वो देखते हैं। तो फर्स्ट है अपना द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। तो कंसिडरेशन, इसको दूसरी जगह अप्रूवल भी लिखते हैं, कंसिडरेशन या फिर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लेना, अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। तो ये फर्स्ट ए हो गया, अप्रूवल, अडॉप्शन, कंसिडरेशन, ये सब ना जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हो उसमें लिखी हुई रहती है ये वाली लाइन। तो आप इससे ध्यान रखना कि अकाउंट्स, कंपनी के जो अकाउंट्स है वो हम कंसिडर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है अपना बैलेंस शीट, P&L और नोट्स टू अकाउंट्स। और भी चीज़ें होती है बट दिस इज बेसिक, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से आपको अकाउंट्स याद आने चाहिए, और अकाउंट से आपको फर्स्ट ए याद आना चाहिए कि अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपन इंक्लूडेड होते हैं। बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट, इन सबको कंसीडर करना ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस हो गया। दूसरा मतलब कि जो D है, D फॉर डिक्लेरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं हम एनुअल जनरल मीटिंग में, तो दिस इज एन ऑर्डिनरी बिजनेस। डिविडेंड हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में ही होता है। क्यों? क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट जब हम अपने अकाउंट्स में देखते हैं कि हमको इतना प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट में से हम डिविडेंड बांटते हैं, राइट। तो पूरे साल का प्रॉफिट हमको साल के एंड में पता चलेगा, साल के एंड में होती है एनुअल जनरल मीटिंग। तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज अ कॉमन ऑर्डिनरी बिजनेस। डी, अड्डा का जो डी है फर्स्ट डी, तो डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। और फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दूसरा जो डी है, दिस इज फॉर डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो रिटायर करते बाय रोटेशन, मतलब रोटेशन रिटायर करना, आज मेरा जाने का टाइम है, कल उनका जाने का टाइम होगा, फिर उनका जाने का टाइम होगा। तो दिस इज रोटेशन, कि बारी बारी से सब लोग डायरेक्टरशिप छोड़ते लेते, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायरिंग, जो जा रहे हैं अब डायरेक्टर्स, उनके जगह पे हमें नए डायरेक्टर्स लाने पड़ेंगे बिठाने को, बोर्ड में बातचीत करने को। तो जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, तो डी डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है। ये तीसरा हो गया। अभी चौथा है द अपॉइंटमेंट ऑफ एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स अपॉइंट करेंगे और उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। तो लास्ट का जो ए है वो ऑडिटर्स का है। फर्स्ट ए था अकाउंट्स, डी था डायरेक्टर्स, सॉरी डिविडेंड, फिर डी था डायरेक्टर्स, और लास्ट का ए था ऑडिटर्स। आपको ये चार चीज़ें याद रखनी है और फिर आगे पीछे का सेंटेंस उसके बाद में याद रखना है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिजनेसेस क्या हो गए कि कंसिडरेशन, अप्रूवल, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट एंड रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर्स। सेकेंड हो गया
डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। थर्ड हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायरिंग। फोर्थ हो गया, फोर्थ क्या था, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फिक्स करना ऑडिटर्स का। ठीक है, ये चार आपको याद करने हैं और ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसलिए अगर आप सेक्शन लर्न कर पाते हैं 1022A बहुत अच्छा हो जाएगा, आंसर एकदम चमक के आएगा आपका दूसरों के सामने। ठीक है, और स्पेशल बिजनेस क्या होगा, इसके अलावा कुछ भी हुआ कंपनी में तो वो स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, एकदम बाय हार्ट लर्न करना है। ठीक है, वही चीज़ है। यहाँ पे इतना कुछ खास लिखा नहीं है, ये सब क्योंकि आगे आने वाला है। ये केस लॉज एक्चुअली वैसे वाले जो आते क्वेश्चन में वैसे नहीं है, बट फिर भी हम इसमें से एक बार नज़र घुमाएंगे क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी इसके अंदर। वेयर डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैड फेल्ड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग फॉर कंपनी फॉर सेवरल ईयर्स, दैट इज 2015-16 से लेकर 18-19 तक उन्होंने एजीएम ही नहीं करवाई थी। तो फेल टू कंप्लाई प्रोविजंस ऑफ 96, पेनल्टी वॉज imposed on the said directors for alleged non-compliance. Sulochana Gupta versus RBG Industries Enterprises Private Limited, held by National Company Law Tribunal, Kochi. There was non-compliance of certain provision of Companies Act 2013 in conducting annual general meeting. जब आप एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे रहते हो और आपने नॉन कंप्लायंस किया होता है कि अगर कंपनीज एक्ट का नॉन कंप्लायंस किया आपने, तो उससे हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। बाद में सीखेंगे इसे। मिसमैनेजमेंट मतलब कंपनी अच्छे से मैनेज नहीं हो रही है, और ऑपरेशन है वो, ऑपरेशन नहीं है कि सुई धागा लेके शेयर होल्डर्स की चीर फाड़ दिया, नहीं, दिस इज ऑपरेशन, मतलब उनके हक को दबा दिया, उनको ऑप्रेस किया गया, उनको दूर हकला गया, मतलब मराठी में बोलते हकल, दूर धक्का दिया गया है कि आपको ये राइट्स हम यूज़ नहीं करने देंगे। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अगर आप कंपनीज एक्ट कंप्लाई नहीं करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने में। ठीक है, फिर थर्ड आता है वेयर कंपनी, ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ो। Where company stated that due to server crash at registered office in India which was linked to main server in US, applicant company account could not be finalized and therefore the company's annual general meeting could not be held on time, and ROC stated that this is violation could be compounded by levying compounding fee. The tribunal directs the company and the directors to pay the compounding fees. तो सबसे पहली बात क्या मतलब है ना, आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो भले ही आपके जो अकाउंट्स है वो फाइनलाइज हुए हो नहीं हुए हो, उससे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये कोई रीज़न नहीं होता मतलब अफेक्ट करने का उस चीज़ को, इसलिए इन लोगों को कंपाउंडिंग फीस लगाई गई है कि ठीक है आपसे गलती हो गई है, पर गलती भी एक तरीके की जेन्युइन थी, इसलिए पेनल्टी जो थी उसको थोड़ा सा कम करके, कंपाउंड करना मतलब कम करके उनको फीस पे करनी पड़ी। बट दिस इज़ अ नॉन कंप्लायंस, क्योंकि ये रीज़न नहीं होता है एनुअल जनरल मीटिंग। आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी ही पड़ेगी भले अकाउंट्स हो नहीं हो, आप ये रीज़न नहीं दे सकते हो। ऑल गुड। नाउ पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। आई थिंक बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से नहीं जा रहा होगा क्योंकि अपने को 2 और टॉपिक में करने हैं, और अगर बहुत ज़्यादा, कितना टाइम हुआ, 1 घंटे से ऊपर हो गया है ना, ठीक है, तो फिर हम उसको वो कर लेते हैं, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग का करके फिर ईजीएम जो अगले इसमें कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग बस होने ही वाला है, ईजीएम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, थोड़ा सा ही बचा है इतना सा। ठीक है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। Section 99 provides that if any default is made in complying or holding annual general meeting, the company or every officer who is in default shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh rupees, and in case of continuing default, अगर उसके बाद में भी आप डिफॉल्ट में ही हो, एक बार तुमको पेनल्टी लगा दी उसके बाद में, तो उसके बाद फर्दर फाइन may extend to 5,000 rupees for
ईच डे ड्यूरिंग विच द कंटिन्यूस डिफॉल्ट कंटिन्यूस। आपने एनुअल जनरल मीटिंग अच्छी तरीके से नहीं करी, नॉन कंप्लायंस के साथ में होल्ड करी या होल्ड नहीं करी, तो आप पे पहले तो हम 1 लाख तक की पेनल्टी लगा सकते हैं, और उसके बाद में भी आप नहीं सुधरे, आप ढीठ हो, तो उसके बाद में हम आपके ऊपर 5,000 रुपये दिन का, बहुत ज़्यादा होता है, 5,000 रुपये दिन का पेनल्टी लगाएंगे जब तक आप उसको सही नहीं करते हो। ठीक है, इट इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट। ठीक है, now section 97 provides that if default is made in holding annual general meeting, ये कहता है made in complying or holding a meeting of the company, और मतलब होल्डिंग अ मीटिंग, कोई भी मीटिंग, हाँ, और इसमें है होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। Any member of the company may make an application to the tribunal to call or direct the company and an annual general meeting of the company and give such ancillary or consequential directions as the tribunal thinks expedient. Such directions may include a direction that one member of the company present in person or by proxy shall be deemed to be constitute meeting. ये वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जब स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना कि मतलब एक बंदा कैसे करेगा मीटिंग, तो ऐसे करेगा मीटिंग। सेक्शन 97, अगर कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने में किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट करती है या नहीं करती है एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड, तो वो कंपनी का एक डायरेक्टर या एक मेंबर जाएगा ट्रिब्यूनल के पास में, ट्रिब्यूनल को बताएगा कि हमारी कंपनी क्या बदमाशी कर रही है, हमें हमारे राइट्स एक्सरसाइज नहीं करने दे रही है, और फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा वो कंपनी को कि भाई तुम एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करो, और अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि इसके साथ साथ तुम्हें ऐसे एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, मतलब जो डायरेक्शंस, जो कंसिक्वेंशनल डायरेक्शंस होते हैं कि इतने दिन तक तुम्हारी हुई नहीं है, तो उसके हिसाब से ट्रिब्यूनल थोड़ा सोचता है कि इतने दिन तक इन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की है, तो इसके क्या हार्म्स और मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, उस हिसाब से वो आपको और डायरेक्शंस देता है कि आप ऐसी चीज़ें करो अपनी मीटिंग में। और ऐसे केस में, जब ऐसा केस होता है, तो ट्रिब्यूनल ये डायरेक्शन भी दे सकता है कि भाई एक मेंबर, वो भले खुद प्रेजेंट होगा या उसने एक मेंबर में भी प्रॉक्सी लगाई होगी। प्रॉक्सी मतलब डमी मतलब जब आप अटेंडेंस में ऐसे बोलते हैं तो मेरी भी अटेंडेंस लगा देना, तो उसको प्रॉक्सी बोलते हैं कि वो खुद प्रेजेंट हुआ है, या प्रॉक्सी मतलब उसने अपनी जगह किसी और को भेजा है मीटिंग करने के लिए। अकेले में भी अगर उसने अपने आप की जगह किसी और को मीटिंग करने भेजा है, वो मीटिंग भी वैलिडली कंस्टिट्यूटेड मीटिंग होगी अगर ट्रिब्यूनल ने बोला है तो। ठीक है, तो सेक्शन 97 वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंसान भी कर सकता है मीटिंग ट्रिब्यूनल के बोलने पर, वेदर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी। ठीक है ना। दूसरा, एवरी लिस्टेड कंपनी अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेमी लोडर LODR रेगुलेशन 2015 is required to disclose the proceedings of annual and extra general meeting to stock exchange and securities where they are listed within 24 hours of the event. क्या मतलब हुआ, जो भी कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, उसे सेबी LODR रेगुलेशंस के तहत उसके अंदर एनुअल जनरल मीटिंग हुई हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, तो मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्या हुआ, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, वो अपने स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे उसकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है उनको 24 घंटे के अंदर बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे ये जनरल मीटिंग में ये चीज़ें पास हुई है। ठीक है, क्लियर। ये देखो, वेदर द अकाउंट्स और कंसिडरेशन इज विच इज़ ओनली, ये आप खुद से पढ़ो, मैंने आपको अभी बताया, ये आप खुद से पढ़ो। ठीक है, मैंने आपको जस्ट बताया थोड़ी देर पहले ऊपर। ठीक है, कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। ओके, कन्वीनिंग मतलब क्या होता है, मैंने अभी वो बताया था ऊपर। कन्वीनिंग मतलब कॉल करना, बुलाना।
कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग, वैलिड जनरल मीटिंग, ठीक है। तो बिजनेस एट अ मीटिंग सेड टू हैव बीन वैलिडली ट्रांजैक्टेड इफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी कंसर्न वेदर और नॉट दे आर प्रेजेंट आर बाउंड बाय द डिसीजन मेड देयर एट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि कोई भी बिजनेस को हम वैलिडली ट्रांजैक्टेड कब बोलेंगे, जब जितने भी मेंबर्स और दूसरे मेंबर्स मीटिंग्स में प्रेजेंट थे या नहीं, वो लोग बाउंड हो जाते हैं कि आपको वो डिसीजन कंपनी का फॉलो करना पड़ेगा। और ये कब होता है? जब जो मीटिंग होती है वो प्रॉपरली कन्वीन, कंस्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड होती है। एक प्रॉपर वैलिड जनरल मीटिंग के अंदर जो भी डिसीजन होता है दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड कंपनी। पूरी कंपनी में वो लागू होगा और सबको उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ेगा, वही कहना चाह रहे हैं। सो दे कैन नॉट बी बाउंड अनलेस द मीटिंग इज वैलिडली हेल्ड। अगर मीटिंग ही वैलिड नहीं थी भैया, तुमने कैसे भी मीटिंग कर ली, कब भी बुला ली, तो वो उसमें जो भी डिसीजन लिया गया दैट इज़ ऑफ नो यूज़। उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई कहीं पे बोल नहीं रहा है कि ये वाला मतलब आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सो द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग, essentials of a valid meeting are that the meeting should be properly convened, properly constituted and properly conducted. Valid meeting is equals to properly convened, properly constituted, अरे यार ये इतना गंदा लिखा रहा है ना, पूछो मत। प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड एंड प्रॉपरली क्या था, कंडक्टेड, ठीक है। तो PCQ होना चाहिए एक वैलिड मीटिंग के लिए। सुना, अभी देखो इसको इरेज करके ना सिंपल सा लिख देते हैं अपन, एक फॉर्मूला मैथ्स वाला, विच इज VM वैलिड मीटिंग इज इक्वल्स टू PCQ। वैलिड मीटिंग इज इक्वल्स टू PCQ, प्रॉपरली कन्वीन्ड, कंस्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड। अब कन्वीन्ड मतलब क्या हुआ, ये बहुत ना इनमें माइन्यूट डिफरेंस है और आप माइन्यूट डिफरेंस नहीं पकड़ पाओगे तो आपकी लैंग्वेज हमेशा रॉन्ग होते रहेगी, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनना, अभी मैं जो भी बोल रही हूँ सिर्फ प्रॉपरली कन्वीन मतलब प्रॉपरली मीटिंग बुलाई गई है। प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड मतलब मीटिंग में क्या क्या होना चाहिए वो एकदम परफेक्टली अवेलेबल है उस टाइम पे। और प्रॉपरली कंडक्टेड का मीनिंग क्या होता है कि मीटिंग की जो प्रोसीजर है वो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मतलब कंडक्ट हुई है पूरी मीटिंग। मतलब चेयरमैन आया, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, फिर उसके बाद में एक रिजोल्यूशन बोला, एक डिसिप्लिन है, ऑर्डर है, मेंटेनेंस है पूरे मीटिंग के अंदर, तो उसको बोलेंगे प्रॉपरली कंडक्टेड मीटिंग, ठीक है। प्रॉपरली कन्वेंट में हम क्या देखते हैं, मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी। तो प्रॉपर अथॉरिटी कौन होती है कॉल करने की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है ना। और भी दूसरी जो है वो आगे लिखी हुई है इन्होंने, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे आपको जस्ट बता रही हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या उन्होंने किसी को ऑथराइज किया होगा तो वो होते हैं, रिक्विजिशन पे होती है। जो मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, जिसके हाथ में पावर है वही बुलाएगा। CS अपने आप बुला सकता है क्या? कंपनी सेक्रेटरी अपने आप एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकता है क्या? बताओ। आप CS बनने वाले हो, आपका मन करेगा आपने एनुअल जनरल मीटिंग रख दिया, आप कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होता है मीटिंग कन्वेंट, ऑथराइजेशन उनके पास में होता है, ठीक है। और भी आगे है कौन कौन बुला सकता है कौन कौन नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व्ड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 101 एंड 102। ये नोटिस के सेक्शंस होते हैं, ये जो सेक्शंस है वो नोटिस में क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके सेक्शंस होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे नोटिस वाले इसमें। तो प्रॉपरली कन्वीन मतलब प्रॉपर बुलाई गई मीटिंग कब मानेंगे, जब मीटिंग उन लोगों ने बुलाई है जिनके पास में अथॉरिटी थी और मीटिंग का प्रॉपर नोटिस गया उन लोगों के पास में, सब लोगों के पास में प्रॉपर नोटिस सर्व हुआ है, ठीक है।
सर्विस, ये भी पढ़ो। सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ एजीएम बाय हैंड अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन एंड बाय पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर इज कंसीडर्ड एज डीम्ड सर्विस ऑफ नोटिस। अगर एजीएम का नोटिस बाय हैंड अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग एंड बाय पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर में भी आपने पोस्ट किया है तो उसे डीम सर्विस ऑफ नोटिस मानेंगे। ये वाले केस में इन्होंने किया था, ठीक है ना। प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड कब मानेंगे एक मीटिंग को? जब कोरम मतलब क्या होता है कि इतने मेंबर्स एक मीटिंग में प्रेजेंट होने ही चाहिए कंपलसरीली, मिनिमम एटलीस्ट इतने, ठीक है। और प्रॉपर चेयरपर्सन था। मीटिंग को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए एक चेयरपर्सन प्रॉपर अवेलेबल था और कोरम अवेलेबल था, प्रेजेंट था मीटिंग के टाइम पे। और बाकी के जितने भी जो प्री रिक्विजिट होते हैं एक मीटिंग कंसिडर करने के लिए वो सब अवेलेबल थे, तो मीटिंग वैलिडली कंस्टिट्यूटेड है, ठीक है। तीसरा है प्रॉपरली कंडक्टेड। प्रॉपरली कंडक्ट मतलब बिजनेस मस्ट बी वैलिडली ट्रांजेक्टेड, मतलब अच्छे से सब बात करके अपना बिजनेस जो है ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। किसी ने प्रपोज किया है रिजोल्यूशन, उसने उसको सेकंड किया है कि हाँ हम भी इसके साथ में, वोटिंग हुई है प्रॉपरली, एक सिस्टम तरीके से एक रिजोल्यूशन पास होता है उसे, और फिर उसके बाद में उसके जो मिनट्स है वो भी प्रॉपरली मेंटेन है, तो इसे हम बोलेंगे कि प्रॉपरली कंडक्टेड मीटिंग, ठीक है। ये वाला केस भी अच्छा है। टाइपोग्राफिकल और इनएडवर्टेंट एरर इन रिकॉर्डिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग विच इज रेक्टिफाइड सब्सिक्वेंटली कैन नॉट बी टर्म्ड एज ऑफेंस। मतलब देखो जो मिनट्स होते हैं ये सब ना बाद में 118 में अपन सीखेंगे, सेक्शन 118 में कि मिनट्स जो होते हैं आपने एक बार बना लिए ना तो आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते बार बार। अगर आपने उसके साथ में छेड़खानी करी, आपने उसको टैम्पर किया ना, तो दिस इज कंसिडर्ड एज ऑफेंस अंडर लॉ। बट अगर कोई टाइपोग्राफिकल एरर था या इनएडवर्टेंट एरर था, इनएडवर्टेंट का मतलब गलती से हुआ बिना जानबूझ के, मतलब प्लानिंग के साथ नहीं किया, गलती से हो गया एरर, आप आगे वाली जो मीटिंग है उसमें उसको सुधार सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो तब वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। आपने मतलब अल्ट्रेशन अगर उसकी वजह से किया है तो कोई ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जाता है उसको, ठीक है। तो अब भी आज का हमारा जो टॉपिक था वो हम यही रोकते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये वाला थोड़ा हो जाएगा जल्दी। मेरा एक्चुअली था कि मैं पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और क्लास ऑफ मीटिंग्स ये सब साथ में लूँ, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर हो गया हमारा लेक्चर वैसे भी। So let's take extraordinary general meeting section 100 in another video. I hope आपको AGM का पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। इसके बाद में जितने भी और इसके सब पार्ट्स होंगे, नोटिस हो गया, ये सब चीज़ें हम एक एक करके पूरी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मीट यू इन अनदर वीडियो। ओके, बाय।